बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मार्च 2023 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि आपकी आगामी 69वीं बीपीएससी एग्जाम समेत बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। ध्यान देंगे इस श्रृंखला के सारे वीडियो जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर सारे वीडियो को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही तो ऐसे में इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू जरूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही आप इस पीडीएफ फाइल को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में इसी वीडियो से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहां पर हम चलते हैं, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य को अर्थात बिहार को स्वतंत्र कर दिया था। तो इसी दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार का। और इस कड़ी में आपको ध्यान रखना 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसे में 111वां स्थापना दिवस का थीम क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम 7 निश्चय भाग 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति निर्धारित किया गया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, 7 निश्चय योजना की बात हुई है तो ऐसे में आपको बता दूं कि 7 निश्चय योजना जो है ये नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी के अंतर्गत जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है उसी को इसका थीम निर्धारित किया गया। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जो 110वां बिहार दिवस 2022 में मनाया गया, इसका थीम क्या था। तो 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम निर्धारित था जल जीवन हरियाली। तो इतनी सारे जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर बात हो रही थी 7 निश्चय योजना भाग 2 की। आपको जानकारी दे दूं कि जो 7 निश्चय योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और आपको ये ध्यान रखना ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत जो चीजें निहित थी इसमें वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 7 निश्चय भाग 1 में निहित था, लेकिन भाग 2 यानी कि पार्ट 2 की बात करें तो इसमें युवा शक्ति बिहार की जो प्रगति है यहाँ पर पहले नंबर पर आप देख रहे हैं। इसी को जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम यही निर्धारित किया गया था। ये यहां से ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो इसमें निहित है, जो कि पार्ट 2 2020 से कार्यरत है, इस पे कार्य हो रही है, तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। ये सारे मतलब क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, ये यहां से आपको ध्यान रखना। आई होप कि आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के बारे में। चूंकि बिहार की चर्चा हो रही तो ऐसे में बिहार से जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार की जो चौहद्दी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जो बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि राजधानी पटना से संबंधित कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। तो अजात शत्रु के द्वारा पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था लिच्छवियों पर आक्रमण के लिए। एक और है कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है। तो उदयन को पटना नगर को बसाने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नए राज्यपाल हैं। आपको ये ध्यान रखना है ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, ये आपको नोट कर लेना है, नए बने हैं। तो ऐसे में ये बिहार के नए यानी कि 41वें राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। और अगला हमारा है राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल गेंदा को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यहां से बोल देते हैं कि कचनार राजकीय फूल। एक्चुअली में अगर वर्तमान समय की बात करें तो राजकीय फूल जो बिहार का है ये गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है।
यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जो जनसंख्या का जो रिपोर्ट था या फिर जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर जो बिहार का जनसंख्या घनत्व ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे हम बात करें बिहार के क्षेत्रफल की तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। राज्य भाषा हिंदी और उर्दू, लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और अगला पॉइंट हमारा है कि बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखेंगे लोक नृत्य में जाट, जाटिन, कजारी, पनवारिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो आप यहाँ पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष होगा तभी ये बिहार का राजकीय चिन्ह कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बिहार के स्थापना दिवस की, अभी हाल ही में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसे में वर्तमान समय में बिहार में जो प्रमंडल है या फिर बिहार को जो डिवीजनों में बांटा गया है, कुल मिलाकर 9 डिवीजन या फिर 9 प्रमंडल है और इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कृष्णन विनोद चंद्रन। अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ऐसे में ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केरल हाईकोर्ट के जज कृष्णन विनोद चंद्रन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और वे 2025 तक इस पद पर रहेंगे या फिर अपनी सेवा देंगे 2025 तक। हमारा अगला पॉइंट है कि पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यानी कि उन्होंने जो स्थान लिया है संजय करोल का स्थान लिया है। हमारा अगला पॉइंट है कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार कॉमन रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये तिथि याद रखिए, पटना उच्च न्यायालय ने जो कार्य अपना प्रारंभ किया था या फिर जो इसकी स्थापना मानी जाती है ये 3 फरवरी 1916, ये डेट आपको याद रखना है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो 2010 से चली आ रही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR व्यवस्था पटना हाईकोर्ट में समाप्त कर दिया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना, अर्थात अब इसके अंतर्गत कोई भी वकील हाईकोर्ट में अपना मुकदमा खुद दायर कर सकता है। ये व्यवस्था जो लागू थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटना हाईकोर्ट में 2010 में ये लागू थी और अभी हाल ही में इसे समाप्त किया गया है। तो ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन की, तो आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, ये कौन से चीफ जस्टिस हैं पटना हाईकोर्ट के? तो नोट कर लीजिएगा 44वें चीफ जस्टिस हैं कृष्णन विनोद चंद्रन और ये केरल के रहने वाले हैं। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब तक वे केरल हाईकोर्ट में जज थे और मूल रूप से वे केरल के ही रहने वाले हैं। वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी पटना हाईकोर्ट से संबंधित यह है कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। एक तो है 6ठा मुख्य न्यायाधीश जो कि श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा के रूप में और 24वां मुख्य न्यायाधीश श्री ललित मोहन शर्मा के रूप में। तो कुल मिला के अब तक 2 मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट ने दिया है भारत को। ये यहां से नोट कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पटना हाईकोर्ट से संबंधित इतनी सारी बातें आपको फिलहाल याद रखना है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसी चीज को यहां पर दर्शाया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब यहां पर हम आ चुके हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में जारी बिहार बजट 2023 से 24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? बिहार बजट से संबंधित ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सर्वाधिक जो राशि आवंटित हुई ये शिक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं, जैसे कि पहला पॉइंट है कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और पिछले वर्ष का बजट का जो आकार था ये था 2,37,691 करोड़ रुपए। इस वर्ष 2023 से 24 के लिए जो राशि जारी हुई है ये 2,61,885 करोड़ रुपए, तकरीबन इसमें 10% का इजाफा हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में जो बिहार के वित्त मंत्री है यह है विजय चौधरी, इसी के द्वारा ये बजट को पेश किया गया है। और बात करें यहाँ पर जो विभागों को राशि आवंटित की गई है, इनमें से जो सर्वोपरि है, जो शीर्ष पर है, यह है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के लिए कुल मिलाकर
450.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के जो भी विभाग हैं उसके लिए जो राशि का आवंटन किया गया उनमें से कुछ यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है हमने शामिल किया है। आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस बजट की बात करें तो इस बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि बिहार बजट से संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है। बिहार बजट का पूरा निचोड़ हमने इस वीडियो में आपके लिए दिया है। आप इस वीडियो को चैनल पर जाकर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। जो टॉपिक स्टडी वाला फ्री कोर्स है उसके अंतर्गत जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए और इसका जो पीडीएफ फाइल हमने निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराया है आप वहीं से इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पीडीएफ फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि दर्ज किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार ने 24% की वृद्धि दर्ज किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी संग्रह फरवरी में 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी कि सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर बात किया जा रहा है पूरे भारत में। इसी के तहत हमारा अगला पॉइंट है कि फरवरी 2023 में 1,33,026 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं फरवरी 2023 में 1,49,577 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। ये मतलब दोनों वर्षों का यहाँ पर तुलना किया गया है, फरवरी 2022 से फरवरी 2023 का। तो इस आधार पर पूरे भारत में जीएसटी संग्रह में जो वृद्धि का जो आकलन हुआ, जो बढ़ोतरी दर्ज किया गया, ये कुल मिला के 12% की वृद्धि दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राज्यवार जीएसटी संग्रह वृद्धि दर की, यानी कि कौन सा राज्य में कितना वृद्धि दर्ज किया गया या फिर कितना कमी आया। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुआ ये आपको ध्यान रखना मिजोरम में 138%। जीएसटी संग्रह का सर्वाधिक वृद्धि दर मिजोरम में रहा 138%। उसके बाद नागालैंड में 64%। जबकि हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 22%, बिहार में 24%। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 14%, जबकि एक राज्य है मेघालय, यहाँ पर जीएसटी संग्रह जो कि जो नया नवीनतम रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज यहाँ पर किया गया है, यानी कि -6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे आप। वहीं पे हम आगे बात करें, अगला हमारा होगा पश्चिम बंगाल में 12% और झारखंड में 17% वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे आगे है 24% वृद्धि दर के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बात जो हो रही थी जीएसटी की, आपको कमेंट करके बताना है कि जीएसटी यानी कि ये जो कर है ये किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताएं कि यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। गौरैया को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति उजागर किया जा सके। और आपको ध्यान रखना, पहली बार विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था और इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस जो 2023 में मनाया गया, इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है आई लव स्पैरो। ये 2023 का निर्धारित थीम है। हमारा अगला पॉइंट बिहार से संबंधित है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, जबकि बात करें राजकीय पशु की बैल और इसके अतिरिक्त राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। ये सारी जानकारी भी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया था। और राजकीय चिन्ह हमने बताया था आपको 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगी, यहाँ पर रिविजन पर्पज से पुनः हमने ऐड कर दिया। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती 21 मार्च 2023 को मनाई गई है। दरअसल इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। बिहार के बक्सर जिला के डुमराव में हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 31 मार्च 1916 को। और हमारा अगला पॉइंट है, उन्हें 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण,
2001 में भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम पद्मश्री की, तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहीं पे पद्म भूषण की बात करें तो ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जबकि पद्म विभूषण की बात करें तो ये तीसरा नहीं बल्कि ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसे में एक जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये बिहार से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि भारत के चारों नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे चले। हमारा अगला पॉइंट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक अहम जानकारी आपको ये दे दूं कि जो आप यहाँ पर वर्ष देख रहे हैं 1916, ये बिहार के इतिहास में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जो 1916 है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और ऐसे में बिहार से राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को यहाँ पर जाकर बिहार की चंपारण की दुर्दशा बताई थी और चंपारण आने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो बिहार के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि गंगा पथ पटना में हाल ही में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में कौन शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसमें बिहार पहले स्थान पर रहा, यानी कि अव्वल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में 18 से 19 मार्च 2023 को गंगापथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की बेटियों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बिहार ओवरऑल चैंपियन बना, यानी कि पहले स्थान पर बिहार रहा। दरअसल इस प्रतियोगिता के 40 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक, बेबी ने रजत पदक एवं पश्चिम बंगाल की रिया विश्वास ने कांस्य पदक जीता, यानी कि 40 किलोमीटर वर्ग में। वहीं पे हम बात करें जूनियर वर्ग के 24 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी गुड़िया ने स्वर्ण, विनीता ने रजत और पश्चिम बंगाल की रिया राय ने कांस्य पदक अपने नाम किया। जबकि बात करें सब जूनियर वर्ग के 16 किलोमीटर वर्ग में बिहार की सुहानी ने स्वर्ण पदक और शालिनी ने रजत, और जबकि झारखंड की सिंधु लता ने कांस्य पदक जीता। दरअसल पदकों की इस तालिका में बिहार प्रथम स्थान पर रहा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस महिला रोड साइकिलिंग में शीर्ष पर रहा अपना बिहार। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया, बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो सारे विकल्पों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक से अधिक विकल्प सही होगा तो ऐसे में जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार। तो ये 12वां राज्य बना था, ये बिल्कुल हमारा सही कथन है, क्योंकि 12वां राज्य 1912 में बिहार बना था। दूसरा पॉइंट है 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, तो ये भी कथन हमारा यहाँ पर सही है। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, ये भी कथन सही है। बिहार दिवस 2023 की थीम थी जल जीवन हरियाली। एक्चुअली में बिहार दिवस 2023 की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये जल जीवन हरियाली जो थीम थी ये 2022 की थीम थी 101 स्थापना दिवस का। तो ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है। जो 3 विकल्प सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको ध्यान रखना। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में इसका जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ मनाया गया। जबकि 110वां बिहार दिवस 2022 में जो मनाया गया था इसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैथिली ठाकुर को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त मैथिली ठाकुर से संबंधित कई सारे प्रश्न और भी बने हैं, वो सभी हमने यहाँ पर शामिल किया है। कि साथ ही में 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अतिरिक्त हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही में 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है और हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। मैथिली ठाकुर की बात करें तो मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई वर्ष 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ था। और इन सब के अतिरिक्त मैथिली ठाकुर से संबंधित ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पूरे भारत से 128 कलाकारों का चयन किया गया था और बिहार से 13 कलाकार इसमें शामिल हैं, जिनमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। 2019, 20 और 21 तीनों वर्षों के लिए 128 कलाकारों को चयन किया गया। इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल थे और इन 13 कलाकारों में से 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है, जिसे कि बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सारी बातें मैथिली ठाकुर से संबंधित थी। आपको सभी बातों को नोट कर लेना है, एग्जाम में कोई भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आगामी बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स लॉन्च हुआ है, इसी कोर्स में टेस्ट सीरीज भी चालू किया गया है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपके लिए उपलब्ध कराया गया बीपीएससी मेकर ऐप पर। साथ साथ आप यहाँ पर इस टेस्ट का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं, आयोग की तरफ से 69वीं बीपीएससी एग्जाम का जो प्रस्तावित डेट है, यह 30 सितंबर 2023 और इस एग्जाम को देखते हुए जो बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के अंतर्गत ये तमाम मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं पर आप जाके तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसका आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको ध्यान रखना, अभी एक ऑफर चल रहा है। ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे, तो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है BM100 का, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और घर बैठे अपनी तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी को लेकर के आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा मिलेगा और चीज़ों का बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर आपका होगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए सफिशियंट है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी और आपको इस बात का ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी का सही तरीके से घर बैठे आकलन हो पाएगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। हजारों विद्यार्थी इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं, तो आप भी शामिल होकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि पंजाब में आयोजित 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको जानकारी दे दूं कि 20 से 24 मार्च 2023 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमार ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल और साथ ही पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक अपने नाम किया है। दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। इसका जो आयोजन था, ये 6वां संस्करण था, जो कि अभी हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में 20 से 24 मार्च तक आयोजित हुआ। हमारा अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त कि 16 से 20 मार्च तक पुणे में आयोजित 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी राजीव कुमार ने 1500 मीटर व्हील चेयर दौड़ में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ये भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बिहार के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जिस वजह से इन सारे प्रश्नों को हमने शामिल किया है। हालांकि इस वीडियो में जितने भी आप प्रश्न देखने वाले हैं, सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना में आयोजित प्रखंड स्तर से प्रमंडलीय स्तर तक चुने गए स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। इस जो कार्यक्रम है, इसका जो नाम दिया गया या फिर इस प्रतियोगिता का जो नाम दिया गया तरंग, ये ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन अभी हाल ही में, मतलब इसका जो उद्घाटन अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2023-24 में, यानी कि यहाँ पर वित्तीय वर्ष की बात किया जा रहा है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हर विधान परिषद क्षेत्र में इसके अलावे 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। तो दोनों यहाँ से ध्यान रखेंगे। बात अगर होगी विधानसभा क्षेत्र की, तो हर क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र, जबकि 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलेंगे विधान परिषद क्षेत्र में। और सरकार के नए डेटा के अनुसार इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, यह स्वास्थ्य उपकेंद्र पूर्व में स्थापित
8,705 स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त होंगे। वर्तमान समय में पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है इसकी संख्या है 8,705। इसके अतिरिक्त 2,076 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया जाना है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये यहां से आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। ऐसे में इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। ये तिथि ध्यान रखेंगे, 25 मार्च 2023। अगला पॉइंट है इस फैसले के बाद या फिर इस फैसले से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिना किसी विभागीय विलंब के पारदर्शिता के साथ खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अपने प्रयासों और फैसलों को लागू करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम होगा। यानी कि इसके बाद अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल और खिलाड़ी से संबंधित कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। किसी भी विभागीय विलंब के अपना फैसला ये ले सकती है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर इसमें होगा कि हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में, देखिए ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया था कि खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन किया गया शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था। फिलहाल इसे हम स्किप करते हुए चलते हैं अगले 13वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने, यहाँ पे मैं नहीं बल्कि ने होगा, बीजेपी ने बिहार में पार्टी की कमान किसे सौंपी है? यानी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष किन्हें बिहार में बनाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सम्राट चौधरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 4 राज्यों में अध्यक्ष को बदला है। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, राजस्थान में सीपी जोशी, ओडिशा में मनमोहन शामल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव और बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 4 राज्यों में जो कि नया अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि सम्राट चौधरी बिहार में नए अध्यक्ष बने हैं भाजपा के। हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और वर्तमान में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज और प्रेम तीर्थ है। ये 3 पुस्तकों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। हालांकि ये एग्जाम वॉरियर्स के बारे में पूछा जा चुका है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार से यहाँ पर तीनों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इनमें से थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि नरेंद्र मोदी, जो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950 को और वे 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक्चुअली में यहाँ पर आपको ध्यान रखना, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इसके अतिरिक्त वे वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं और वे भारत में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री पद की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, वे हैं नरेंद्र मोदी। और इनसे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS के सदस्य हैं। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विभिन्न देश और संस्था द्वारा सम्मान दिया गया है वो पूरी की पूरी सूची यहाँ पर हमने शामिल किया है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और इन सब में ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? हाल ही का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 2023 से संबंधित प्रश्नों को। तो ऐसे में जो प्रश्न पूछा गया कि दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि निर्धारित किया गया है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 228 रुपये। पहले ये 210 था, इसे बढ़ाकर 228 रुपये किया गया है।
ऐसे में इस प्रश्न के विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की है। यानी कि पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये निर्धारित थी। अब इसे संशोधित करते हुए 228 रुपये कर दिया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, संशोधित करते हुए 210 से इसे 228 किया गया है। दरअसल आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो नया डेटा सामने आया है इसके तहत हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी दर 357 रुपये प्रतिदिन, और वहीं पे बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है मनरेगा की, तो मनरेगा एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। 2009 तक इसका नाम था नरेगा। 2009 को यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़कर इस योजना का नाम किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है, नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था और उस समय यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है, भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गाँव में हुआ था। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी 2006 को ये नरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इन मनरेगा योजना के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल किया है। इसी चीज़ को विस्तार से लिखा गया कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था, जिसे कि 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। और आपको ये ध्यान रखें, मनरेगा भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है और ये प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ये इसका उद्देश्य है, किसी भी मजदूर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। और अभी जो हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए जो दैनिक राशि का मजदूरी के रूप में जो निर्धारण किया गया है ये 210 से बढ़ाकर 228 किया गया है। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 15वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा राजधानी पटना से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 27 मार्च 2023 को एयरलाइंस कंपनी इंडिगो द्वारा देवघर और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। दरअसल अभी फिलहाल यह सेवा सप्ताह में 4 दिन, जो कि शनिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही उपलब्ध रहेगी, या फिर यह सेवा सप्ताह में इन्हीं 4 दिन मिलेगी। हमारा अगला पॉइंट संबंधित है गया एयरपोर्ट से। एक्चुअली में आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गया एयरपोर्ट बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्तमान समय में, और यहाँ से घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट का भी संचालन किया जाता है। तो कहीं भी अगर आपको प्रश्न पूछा है कि बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो गया एयरपोर्ट। हमने यहाँ पर बात किया है अगले पॉइंट में, केंद्र सरकार ने 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला था। दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित ये पॉइंट है कि वर्ष 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 63 शहरों में अपना नया एयरपोर्ट खोला था और इसमें दरभंगा भी शामिल था। और दरभंगा एयरपोर्ट से जो उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 को हुई थी। ये जानकारी हमने आपको दिया है। अगर आप इस करंट अफेयर की श्रृंखला को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आपको पता होगा। और दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित एक जानकारी मई 2022 में आपको दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। ये जानकारी आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 16वां प्रश्न है कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार की किस खिलाड़ी ने पहला पदक दिलाया है? तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्या कुमारी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार की बेटी विद्या कुमारी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला पदक है और ये सिल्वर मेडल के रूप में आया है। और यह पहला मौका है जब बिहार के किसी खिलाड़ी को पैरा टेबल टेनिस में पदक मिला है। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पैरा टेबल टेनिस में पहला पदक है बिहार की इतिहास का। अगला यहाँ पे हमारा होगा 17वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है बिहार के कुल मिला के 5 जिलों को सम्मानित किया गया।
इसके तहत आपको ध्यान रखना, हाल ही में विश्व टीबी सम्मेलन का जो आयोजन है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इसमें बिहार के 5 जिलों को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि टीबी उन्मूलन की बात होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि टीबी को समाप्त करने की दिशा में जो बेहतर कार्य है, जो कि उत्कृष्ट कार्य के लिए ये बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया। इन 5 जिलों की बात करें तो इसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल मिला, सिवान जिले को सिल्वर और सारण तथा पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के 5 जिलों की बात होगी तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण तथा पूर्णिया, ये 5 जिलों को भी हाल ही में ये विश्व टीबी सम्मेलन में वाराणसी में सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व टीबी दिवस की। तो हाल ही में 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया गया। इसे ही तपेदिक भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है 2023 में इसका थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ये 2023 का निर्धारित थीम है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जबकि पिछले वर्ष 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ये 2022 का निर्धारित थीम था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 18वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि कर्नाटक ओडिशा में आयोजित 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ए, बी और सी, यानी कि रोहित मलकार, रत्नेश कुमार और अभिराज नायक। यानी कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भी खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सम्मान या फिर जो भी उपलब्धियां होती है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और बिहार सरकार खेल की दिशा में बहुत सारा प्रयास कर रही है, तो ऐसे में यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर इसे शामिल किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हाल ही में कर्नाटक उड़ीसा में 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। और आपको ध्यान रखना, इस प्रतियोगिता में बिहार के रोहित मलकार 50 किलोग्राम वर्ग में, रत्नेश कुमार ने 41 किलोग्राम वर्ग और अभिराज नायक ने 29 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त विश्वजीत कुमार, चाहत प्रिया और हिमांशु कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि बात करें वर्षा कुमारी और अंकुश कुमार की तो इन्होंने कांस्य पदक बिहार को दिलाया। देखिए, बीपीएससी मेकर के करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला की बात करें तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्या सर इसी से सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल कवर हो जाएगा। 2020 से अब तक हम आपके साथ बने हुए हैं, जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं सारे एग्जाम में हमारे वीडियो से, हमारे नोट से प्रश्न बने हैं। इसका प्रूफ हमने कई बार आपको दिया है। अभी ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो में प्रूफ देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे नोट से प्रश्न बने हैं। कई बार हमने 2020 से अब तक आपको प्रूफ दिया है और जो छात्र हमारे साथ रेगुलर बने हैं उनको पता होगा कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। हमारा पूरा फोकस वही टॉपिक पे होता है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यूँ तो यूट्यूब पर आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स आपको बतलाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको मटेरियल दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हमारी ये प्रयास रहती है कि चीजें आपको बेहतर मिले और इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और जो जानकारी हमने आपको पीडीएफ के बारे में दिया था कि पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर बात करें अगले 19वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबंधित है बिहार से। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान को नई दिल्ली में CSI यानी कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान जो संबंधित है ये बिहार से है और आपको ध्यान रखना भी हाल ही में दिल्ली में सम्मानित किया गया इसे। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली परियोजना को पूरे भारत में से किसी भी परियोजना को पुरस्कृत किया जाता है इस सम्मान से। अगला पॉइंट है कि परियोजना की शुरुआत यानी कि जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती के अवसर पर 2019 में किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला पॉइंट बिहार दिवस से संबंधित है। ये जानकारी हालांकि थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया है, इसे हम स्किप करते हुए चलते हैं 20वें प्रश्न पे। ये हमारा 20वां प्रश्न होगा यहाँ पर कि बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, एक तो है यहाँ पर जानकारी हमने दिया गयाजी डैम फल्गु नदी पर जिसका निर्माण किया गया, और दूसरी योजना की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा जल आपूर्ति योजना। इन दोनों योजनाओं को भी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर लिखा गया कि मार्च 2023 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से प्रदान किया गया।
अगला पॉइंट यहाँ पर हमने फल्गु नदी से संबंधित लिखा कि फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध को इसी नदी के तट पर उरेवेला गांव में पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी थी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध को ही बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे बोध गया में फल्गु या फिर निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को उरेवेला ग्राम के निकट पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी थी और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत वे बुद्ध कहलाए थे। और यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट है, उन्होंने पहला उपदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। एक जानकारी यहाँ पर यह है कि मृत्यु के बाद, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों में बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग जगहों पर 8 स्तंभों का निर्माण कराया गया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और ऐसे में ये बहुत सारा जानकारी और भी है बौद्ध धर्म से संबंधित, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। हमने आपको कई बार बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न एक पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला 21वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए की लौ एस्क की नीलामी करने का फैसला किया है। ये फैसला अभी हाल ही में किया गया और आपको ध्यान रखने का संबंध है जमुई से। जमुई जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए की लौ एस्क की नीलामी करने का फैसला अभी हाल ही में बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जमुई जिले में 6000 करोड़ रुपए के लौ एस्क की नीलामी करने का फैसला किया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है लौ एस्क की, तो लौ एस्क की बात करें तो लौ एस्क वे चट्टानें या फिर खनिज हैं जिनसे धात्विक लौ यानी कि आयरन का आर्थिक निष्कर्षण किया जाता है, उसे ही लौ एस्क कहा जाता है। लौ एस्क की बात हुई तो मूल रूप से या फिर सामान्यतः अगर हम देखें तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है आमतौर पर लौ एस्क 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आमतौर पर लौ एस्क 4 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है जमुई से संबंधित कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत का 44% स्वर्ण जमुई में है। यह जानकारी हमने आपको दिया था और ये बताया था कि केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि की है कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान या फिर जितने भी स्वर्ण की मात्राएं उपलब्ध है भारत में, उनमें से 44% केवल और केवल बिहार के जमुई में ही उपस्थित है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन है ये 16 से 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जो कि पक्षी महोत्सव बिहार में कलरव नाम से आयोजित किया गया, ये 16 से 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जमुई की और जमुई जिला की बात करें तो ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला है। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं और इन 6 जिलों की बात करें तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। तो जमुई जो जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमारा अगला 22वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,114 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। दरअसल आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी दे दूं कि हाल ही में विद्युत नियामक आयोग यानी कि BERC द्वारा बिजली दरों में 24.10% का इजाफा करने का फैसला किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से राज्य में प्रभावी होना था। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, किंतु इसी बीच नीतीश कुमार कैबिनेट ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 13,114 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यानी कि जो बढ़ा हुआ जो मतलब जो इसमें इजाफा किया गया 24%, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 24.1% का इसमें इजाफा करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश सरकार ने अभी हाल ही में जो कह सकते हैं उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला किया, इसके बाद से जो बिजली का रेट में इजाफा हुआ, ये बढ़ा हुआ रेट बिजली उपभोक्ताओं को देने की आवश्यकता नहीं होगी, सब्सिडी के रूप में ये राज्य सरकार इसका वहन करेगी। तो ऐसे में ध्यान रखना आपको 13,114 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और आपको ध्यान रखना ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज को हमने लिखा कि इस फैसले के बाद राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि पहले से जो बिजली का रेट था निर्धारित वही रहेगा। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी हमने बताया था डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में कि साथ ही नीतीश कुमार ने इस बात का भी फैसला किया कि पूरे भारत में सभी राज्यों में बिजली का रेट समान होना चाहिए। आपको मालूम है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बिजली का रेट अलग है। ऐसे में इस बात की अपील किया गया कि पूरे भारत में सभी राज्यों में बिजली का रेट समान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ जानकारी हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे कि बात करें नीतीश कुमार की, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है, इससे पहले यह रिकॉर्ड बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था।
और एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि वर्तमान में देखिए यहाँ पर 40वें नहीं बल्कि 41वें होगा, आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे। वर्तमान में 41वें जो राज्यपाल हैं बिहार के वे है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन की कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉच एंड नाउ का विमोचन किया गया। तो इस कॉफी टेबल बुक का नाम है बिहार दैट वॉच एंड नाउ। इसका विमोचन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि 17 अगस्त, यहाँ पे देखिए अगस्त, यहाँ पे अगस्त गलती से लिखा गया, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए मार्च, मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार कर लेंगे। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध छायाकार यानी कि फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित रघु रॉय और उनकी धर्मपत्नी लेखिका श्रीमती उषा राय जी द्वारा बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन की कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉच एंड नाउ का विमोचन किया गया। ये ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना, इसका विमोचन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि रघु रॉय को 1972 में बांग्लादेश युद्ध पर उत्कृष्ट कार्य के लिए चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना, पद्मश्री जो पुरस्कार है ये पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारी और भी है, हम लोग इसे बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे कॉफी टेबल बुक के बारे में, जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया। अब ये कॉफी टेबल बुक क्या होता है, हालांकि इसके बारे में जानकारी हमने आपको दिया था, एक बार पुनः आपको बता दूं। हालांकि यहाँ पर हम अभी इसे एक प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, और बड़े होटल या फिर रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे कि जो टेबल आपका होता है वहां पर एक फोटोग्राफ्स का संकलन या फिर ऐसी मतलब रोचक जानकारियों वाला पुस्तक रखा रहता है जो कि हमेशा टेबल पर रहता है। यानी कि जो वेटिंग पीरियड में जो भी मतलब कस्टमर होते हैं, अगर वो वेट कर रहे हैं तो ऐसी वेटिंग पीरियड में उस पुस्तक को देखें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो कि कॉफी टेबल या फिर टेबल पर रखा रहता है, उसे ही ये कॉफी टेबल बुक कहा जाता है। यानी कि वेटिंग पीरियड में जो मतलब कस्टमर होते हैं इससे लाभ ले, उसे पढ़े, उसका समय एकदम से मतलब बोरिंग ना हो, तो उसे ही वैसी पुस्तकों की श्रृंखला को ही कॉफी टेबल बुक कहा जाता है। ये आई होप कि आप समझेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पद्म पुरस्कारों की, तो इस साल भारत के 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और इन 106 हस्तियों में 6 लोगों को पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, 9 को पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, और 91 को पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो कुल मिलाकर 106 हस्तियों को ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है कि 2023 में जो बिहार को पद्मश्री अवार्ड मिला, ये 3 पद्मश्री अवार्ड मिला। श्रीमती सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में, श्री कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में। ये तीनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पद्मश्री पुरस्कार की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार को पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। अब तक कुल मिलाकर 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार जीके की इस पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाउनलोड करने के इच्छुक हैं आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। ये 24वां प्रश्न है कि हाल ही में राजेंद्र नगर पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बताएं कि बिहार के किस जिले में उनका जन्म हुआ था। जुब्बा साहनी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें, आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर में एक नवनिर्मित पार्क में स्थापित शहीद स्मारक जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको ध्यान रखना, पटना में राजेंद्र नगर में एक नवनिर्मित पार्क में ये शहीद जुब्बा साहनी का प्रतिमा का अनावरण बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1906 में मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के चैनपुर गांव में एक निर्धन मल्लाह परिवार में हुआ था, और वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लुइस वालर को आग में झोंक दिया था, और परिणाम स्वरूप 1944 में जुब्बा साहनी को फांसी दे दिया गया। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने 2009 में भागलपुर सेंट्रल जेल का नाम बदलकर जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल के नाम से, मतलब इसका नाम बदल के जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल नाम कर दिया। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 2001 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर नजर डालिए, हमने एक शब्द का प्रयोग किया है 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में हमें कमेंट मिला था, एक बच्चे का कमेंट था और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। तो ऐसे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पर्सन वाइज हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने, ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के बाद बिहार के जो 23वें मुख्यमंत्री बने थे, ये बने थे कौन? जीतन राम मांझी। उसके बाद पुनः से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं कौन? तो नीतीश कुमार। ऐसे में जो क्रम रहेगा नीतीश कुमार का, ये 22वां ही
रहेगा। इसके बाद कोई आएगा तो वो 24वां मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी 23वां मुख्यमंत्री बिहार का बन चुका है जीतन राम मांझी। तो पर्सन वाइज ही हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में ये कौन है, तो नीतीश कुमार है, ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। जबकि राज्यपाल की बात करें तो बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल है ये 41वें राज्यपाल है। ये कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आई होप कि आपको याद रहेगा। अगला हमारा 25वां प्रश्न है कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में होने वाले सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार से किस बेटी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में होने वाले या फिर हो चुके सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की बेटी खुशी कुमारी को राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया था। एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है सैप की, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका नाम होता है, ये शॉर्ट में सैप कहा जाता है। तो अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के लिए बिहार से खुशी कुमारी का चयन किया गया था, और जो इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया था। और यहाँ पर मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान की अगर हम बात करें, ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अर्थात खेल के क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब जो भी खिलाड़ी मेडल लाएगा उसे बिहार सरकार किसी विभाग में नौकरी देगा, जो कि ऑफिसर रैंक का नौकरी होगा। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए यहाँ पर लिखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी अब बिहार में सीधे ऑफिसर बनेंगे। ये बिहार सरकार की एक पहल है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। और वर्तमान समय में बिहार के जो मौजूदा खेल मंत्री हैं यह है जितेंद्र कुमार राय। चलते हैं अगले 26वें प्रश्न पे। यह प्रश्न की हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो बिहार औद्योगिक समीक्षा में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिवहर। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के औद्योगिक विकास की समीक्षा के तहत फरवरी 2023 माह की रैंकिंग जारी की गई और 70 अंकों के साथ शिवहर इसमें टॉप पर रहा है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर रहा, जबकि तीसरे स्थान की बात हो तो तीसरे स्थान पर मुंगेर और चौथे स्थान पर किशनगंज रहा। दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर ये क्रमशः संयुक्त रूप से रहा था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, साथ ही केवल 27 अंक लेकर रोहतास सबसे अंतिम स्थान पर रहा। आपको ध्यान रखना, शिवहर 70 अंकों के साथ टॉप पर, जबकि 27 अंक के साथ शिवहर में सबसे निचले पायदान पर रहा। हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। इनसे पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन के समय में ही बिहार में एथनॉल नीति लागू हुआ था और बिहार एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये जानकारी हमने आपको दिया था। चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी औद्योगिक की, तो ऐसे में हमने यहाँ पर एक जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है कि 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को ही पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी या फिर इंग्लैंड में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन 18 व 19 मार्च को भागलपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर बिहार में किया गया। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है। हमारा अगला पॉइंट है विक्रमशिला से संबंधित कि विक्रमशिला, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है कि विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र या फिर विश्वविद्यालय था। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल वंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था और पूरे दुनिया से यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ पर एक जानकारी ये भी आपको ध्यान रखना कि वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का जो अंतिचक गांव है वही है जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी प्राचीन समय में। हालांकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1193 के लगभग इसे नष्ट कर दिया था। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस का जो पतन का जो मतलब कारण माना जाता है बख्तियार खिलजी को, उसी प्रकार से विक्रमशिला का भी पतन का कारण बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न होगा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पटना टू पूर्णिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको जानकारी दे दूं कि पटना और पूर्णिया के बीच अब सफर बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना, यह बिहार का पहला अपना, यहाँ पर देखिए एक शब्द हमने लिखा है, अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा और इसकी डीपीआर बनाने के लिए अब मंत्रालय ने एजेंसी भी तैयार कर लिया। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके तहत वैशाली जिले के बिदुपुर के पास से पूर्णिया तक चकाचक सड़क बनेगी और 3 से 4 घंटे के सफर में पटना और पूर्णिया का सफर किया जा सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 8 से 10 घंटे का जो सफर है ये घटकर 3 से 4 घंटे का महज हो जाएगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रीनफील्ड जो सड़क है ये 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण से संबंधित प्रश्न बन सकता है। अगला 29वां प्रश्न है कि 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो आपको जानकारी दे दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सनी राज। आपको ध्यान रखना कि 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन उडुपी कर्नाटक में किया गया और इसमें बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। और अगला पॉइंट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा शामिल किया कि हाल ही में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र मधुबनी से प्रशिक्षित प्रतिभावान खिलाड़ी राहुल कुमार को पश्चिम बंगाल के फुटबॉल क्लब एटीके मोहन बगान अंडर 21 इंडियन सुपर लीग टीम के लिए चयनित किया गया है। तो बिहार के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट भी हमारा इसी से संबंधित है। ये प्रश्न है कि उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीयूष राज ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें, देखिए ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, इसका जो आयोजन था ये उडुपी कर्नाटक में हुआ, जिसमें कि रोहतास बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है डेकाथलॉन स्पर्धा या फिर इस इवेंट की, आखिर ये होता क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपको बता दूं ये एथलेटिक्स के 10 विधाओं को मिलकर तैयार होता है या फिर बना होता है, जिसमें कि 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, पोल वॉल्ट आदि शामिल होता है। ये सभी विधाओं को मिलकर यह डेकाथलॉन इवेंट बनता है, जिसमें भी हाल ही में बिहार के रोहतास जिले के पीयूष राज ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल दिलाकर बिहार को गौरवान्वित किया है। हमारा अगला पॉइंट है कि पीयूष पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है और जबकि खेल मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला 31वां प्रश्न है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए पेश 2,61,885 करोड़ की बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत के अंदर रखने की कोशिश की गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे 3% के अंदर रखने की कोशिश की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साल 2023-24 का बजट पेश किया है। दरअसल इसके तहत आपको ध्यान रखना है यह बजट 2,61,885 करोड़ रुपए का था और आपको ध्यान रखना इस साल के बजट में राजकोषीय घाटा 3% यानी कि 3% से अंदर रखने की कोशिश की गई है। इसी से जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट है, जैसे कि साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एसजीडीपी 8,98,228 करोड़ रुपये अनुमानित है। अनुमानित जो मतलब कि एसजीडीपी है ये 8,98,228 करोड़ रुपये है। जबकि वहीं पे हम बात करें बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपये था और 2022-23 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपये हो गया था। लेकिन 2023 के लिए जो अनुमानित है 2023-24 के लिए है 8,98,228 करोड़ रुपये। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बात करें पिछले 10 साल में बिहार की अर्थव्यवस्था 3 गुनी बढ़ी है या फिर इसमें 3 गुनी की वृद्धि हुई है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, इस बजट में इसका भी जिक्र किया गया। एक जानकारी हमने आपको ये दिया था कि जो बजट अभी हाल में 2,61,885 करोड़ रुपये का पेश किया गया है, ऐसे में जो सर्वाधिक राशि है वो लगभग 22% सर्वाधिक राशि शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न की केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी कि मार्च 2023 में किस राज्य के सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार के लिए। आपको जानकारी दूं केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 बाईपास समेत बिहार में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है और इसमें बिहार से गुजरने वाले राम जानकी मार्ग, अररिया जिले में रानीगंज बाईपास और वैशाली जिला के जंदाहा बाईपास का निर्माण शामिल है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 3 बड़ी सड़क का निर्माण करना है और ऐसे में भी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1807 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई राम जानकी मार्ग की बात करें तो इसके तहत बिहार में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार के सीमांत तक 41 किलोमीटर एनएच निर्माण के लिए 1,661.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार में 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। ये जानकारी हमने आपको दिया था आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। अगला 33वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतास की बेटी लक्ष्मी झा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, और यहाँ पर लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सहरसा की पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, माउंट किलिमंजारो से संबंधित हमने जानकारी लिखा कि पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित ये किलिमंजारो पर्वत है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और एक जानकारी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, अर्थात ये किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस दृष्टिकोण से इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है माउंट किलिमंजारो पर 3 ज्वालामुखी है, और इन 3 ज्वालामुखी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कीबो, सीरा और मावेंजी, और जिनमें कि कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। और ज्वालामुखी से संबंधित एक प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अगला 34वां प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की बेरोजगारी दर है 12.3%। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर फरवरी 2023 में 7.45% रही, जो कि जनवरी में 7.14% थी। ये पूरे भारत की बेरोजगारी दर की बात किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे हम बात करें आंकड़ों के मुताबिक आंकड़ों के अनुसार गांवों में 7.23% और शहरों में 7.93% बेरोजगारी दर रही, यानी कि जो सर्वाधिक बेरोजगारी दर है गांवों के मुकाबले वो शहरों में कहीं ज्यादा है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। राज्यवार अगर हम बात करें बेरोजगारी दर की, तो ऐसे में हरियाणा में सबसे अधिक 29.4%, और वहीं पे राजस्थान में 28.3%, हिमाचल प्रदेश में 13.9%, उत्तराखंड में 2.3%, उत्तर प्रदेश में 4%, मध्य प्रदेश में 2%, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में सबसे कम 0.8% बेरोजगारी दर्ज किया गया। बिहार की बात करें तो अभी हमने बताया कि बिहार में जो बेरोजगारी दर का नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है यह है 12.3%। आई होप कि आप से याद रखेंगे। अगला 35वां प्रश्न है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। बताएं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका आयोजन जो हुआ था ये हरियाणा में हुआ था। आपको जानकारी दे दूं कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 मार्च तक हरियाणा के दिघल में किया गया, और इस प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय रनर अप की ट्रॉफी यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया, अर्थात तीसरे स्थान पर बिहार रही। और इसके साथ ही पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आपको ध्यान रखना है कि जो फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता है इसमें बिहार ने पहली बार कोई खिताब अपने नाम किया है, और खिताब के रूप में ब्रॉन्ज मेडल बिहार ने अपने नाम किया। हमारा अगला पॉइंट है बिहार के मौजूदा खेल मंत्री। ये जानकारी थोड़ी देर पहले दिया गया कि जितेंद्र कुमार राय बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं। अगला 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 18 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भोजपुर बिहार में ये आयोजित हुआ है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। और पशुपति कुमार पारस की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के वे छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस। लोक जनशक्ति पार्टी की बात हुई तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक राजनीतिक दल है। 28 नवंबर सन 2000 को रामविलास पासवान ने इस पार्टी की नींव रखी थी, और 28 नवंबर 2022 को इसका 22वां स्थापना दिवस मनाएंगे, और 2023 में 28 नवंबर को इसका 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान को 2021 में मरणोपरांत लोक मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगले पॉइंट की बात करें, हमारा अगला पॉइंट है यह पुरस्कार यानी कि पद्म पुरस्कार जो है ये 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अगला यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि हाल ही में पेश हुए बिहार बजट 2023-24 में जिन विभागों को राशि आवंटित की गई है इनमें से कौन सा मिलान गलत है? हमें गलत मिलान की पहचान करना है। शिक्षा विभाग के लिए 40,450.91 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, ये मिलान हमारा सत्य है।
और स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.42 करोड़ रुपए, ये भी मिलान सत्य है। वित्त विभाग के लिए 2547 करोड़ रुपए, ये भी सत्य है। कृषि विभाग के लिए 3639 करोड़, ये भी सत्य है। तो हमें यहाँ पे गलत मिलान का पहचान करना था, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना कि शिक्षा विभाग के लिए इतनी राशि, हालांकि कुछ जो विभाग हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी विभागों के लिए जो राशि आवंटित की गई वो सारा का सारा ब्यौरा हमने यहाँ पर रखा है। हालांकि बिहार बजट वाला जो वीडियो के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 38वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो वर्तमान जो उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, इनके द्वारा भी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया पटना में। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पटना में आयोजित ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 के दौरान भारतीय कवि राजनीतिक अभय कुमार द्वारा संपादित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब ये द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की बात करें तो इस बुक को हार्पर्स कॉलिन द्वारा प्रकाशित किया गया। ये इसका प्रकाशक कंपनी है हार्पर्स कॉलिन, जिनके द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है। और इस बुक की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इस बुक में आखिर है क्या। तो यह पुस्तक विगत 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का एक संग्रह है, जिसका अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, उर्दू, पाली, संस्कृत जैसी अन्य या फिर विभिन्न भाषाओं में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि 2600 वर्ष में, विगत 2600 वर्षों की अवधि में भारत में जितनी भी लघु कथाएं या फिर कविताएं लिखी गई है वो सभी का संग्रह किया गया है अंग्रेजी भाषा में या फिर अंग्रेजी अनुवाद में किया गया है। ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये इसका विषय वस्तु, इसी चीज का संग्रह इसमें किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमने आपको दिया था इस एग्जाम से संबंधित कोर्स के बारे में, बीपीएससी में अगर ऐप पर इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसी में आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड है और आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का। अगर आपकी एप्लीकेशन पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन को दोबारा से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए या फिर अपडेट कर लीजिए, वहां पर ये आपको दिखेगा BM100 कूपन कोड डालने का ऑप्शन रहेगा। वहां पे कूपन कोड डाल के आप यहाँ पर भारी डिस्काउंट के साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अब यहाँ पर बात करें आज के इस वीडियो के प्रश्न भी। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो वहां से भी आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।